प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ जिस विषय पर चर्चा करूंगा वह है कुषाण वंश और उसका प्रारंभिक इतिहास। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, मैंने अपने पूर्व वीडियो में आपको इस बारे में विस्तार से बताया है कि जब मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात मगध में जो एक शक्तिशाली सम्राट सार्वभौमिक एकीकृत राज्य की बात करते हैं, तो उस प्रक्रिया में, उसकी निरंतरता में हम पाते हैं कि अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारियों के बाद उस जो राजनीतिक शून्यता थी, उसको रिक्तता थी, उसको भरने का प्रयास किया शुंगों ने, कण्वों ने और उसके बाद सातवाहन वंशी शासकों ने, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। और उस समय उत्तर भारत में, मध्य भारत में और पश्चिमोत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए, अनेक गणराज्य स्थापित हुए और अनेक जनजातीय गणराज्य स्थापित हुए, जिन्होंने अपने लड़ाकू प्रवृत्ति के कारण, अपनी महत्वाकांक्षा के कारण विभिन्न भागों में विभिन्न छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए। और एक राजनीति का सर्वमान्य सिद्धांत है कि, और विशेषकर जब राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में हम देखते हैं, जहाँ कोई नियम, कायदे, संविधान कुछ नहीं होता, वहाँ जब एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी पर गिद्ध दृष्टि से नज़र टिकाए रखता है, उसकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है, उससे लाभ उठाना चाहता है, उस पर आक्रमण का प्रयास करता है, उसको अपने अधीन करने का प्रयास करता है। और जब पड़ोसी आपस में, एक छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ेंगे, तो उनकी जो शक्ति निर्बल होगी, कमजोर होगी। और ये स्थिति पड़ोसियों में तो है ही, और विदेशी ताकतों को, विदेशी आक्रमणकारियों के लिए भी एक सुलभ अवसर था। जब मौर्य साम्राज्य के बाद ऐसी ही परिस्थितियां थी, और उन परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए जो मध्य एशिया में रहने वाली विभिन्न लड़ाकू जातियाँ, खानाबदोश घुमक्कड़ जातियाँ, जो महत्वाकांक्षी थी, लड़ाकू थी, वो जिनका कोई स्थायित्व नहीं था, स्थिर स्थायी संस्कृति सभ्यता नहीं थी, जिनमें हम देखते हैं कि यहाँ पे हूण देख लीजिए, शक देख लीजिए, पहलव देख लीजिए, कुषाण, ये ऐसी ही जातियाँ थी जो जिन्होंने एक दूसरे पर आक्रमण कर, एक दूसरे को पराजित करके, एक दूसरे के क्षेत्र से निष्कासित करके, उन्होंने अपने स्थायित्व के प्रयास में, घुमक्कड़ जीवन को समाप्त करने के प्रयास में, कमजोर जो लोग थे, बिना जो लड़ाकू प्रवृत्ति के नहीं थे, उनको अपने अधीन करते गए और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर वो अधिकार करते चले गए। तो मैं इस वीडियो में, जैसे हमने अपन पिछले वीडियो में बात की है शकों की, सातवाहनों के संदर्भ में उनकी अलग से मैंने आपसे विस्तार से चर्चा की है शकों के संदर्भ में, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुषाणों की। तो कुषाणों ने, जिनके आप देखते हैं जो शासक हैं, कुषाण कालीन जो प्रशासन है, राजनीतिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक जो सभ्यता है और कला के क्षेत्र में, उन्होंने भारतीय समाज, धर्म, कला और संस्कृति को गहरे तक प्रभावित किया है। तो हम बात करते हैं कुषाणों के प्रारंभिक, उनका परिचय और उनका प्रारंभिक इतिहास। प्रिय विद्यार्थियों, जो कुषाण जाति थी, ये यूची जाति की एक शाखा थी, उससे संबंधित थे। और ये जो यूची जाति थी, ये चीन के पश्चिमोत्तर में रहने वाली, या यूँ कहें कि चीन के पश्चिमोत्तर में जो कांसू प्रांत स्थित था, उसमें रहने वाली जाति थी यूची जाति, और उसी की शाखा थे कुषाण।
बाद में जब इन पर हुणों ने आक्रमण किया, किन पर? यूची जाति पर। जब हुणों ने आक्रमण किया तो हुणों से वो मुकाबला नहीं कर पाए और उनको अपना मूल स्थान क्षेत्र छोड़ना पड़ा और जो दबाव के अंतर्गत वो नीचे की तरफ खिसकते चले आए और उन्होंने आकर आक्सस, बैक्टीरिया और आक्सस नदी घाटी में बस गए। क्योंकि वूसुन जाति ने वहां से खदेड़ दिया, विवश होकर यह आक्सस नदी पार करके ताहिया या तुषार जो बैक्टीरिया कहलाता था वहां पर आकर बस गए। और यहाँ के जो निवासी थे वो व्यापारिक वणिक प्रवृत्ति के थे और वो लड़ाकू प्रवृत्ति के नहीं थे, इसलिए वो यूची जाति अर्थात कुषाणु के शीघ्र ही उनके अधीनता में आ गए, उन्होंने अपना अधिपति मान लिया। और यहाँ पर ही यूची जाति ने, कुषाणु ने अपना जो घुमक्कड़ जो जीवन था, खानाबदोश जो उनकी प्रवृत्ति थी, उसका त्याग किया और स्थायी रूप से वहां रहना प्रारंभ किया। यूची जाति 5 भागों में विभक्त हो गई और प्रत्येक के ऊपर एक कबीला था। यानी हम बात करते हैं कि यूची जो कुषाण है जो कबीला था वो 5 कबीलों में विभाजित था। और हम पहले देखते हैं कि जो कुषाण थे, यूची जाति थी, उनके संदर्भ में हम पहले और दूसरी बात करते हैं। यूची जाति की मुख्य शाखा यूएची या बड़ी यूएची पश्चिम की ओर बढ़ती गई और इस प्रक्रिया में शीर दरिया घाटी में रहने वाली शक जाति से जा भिड़ी। उसने शकों को परास्त करके वहां से खदेड़ दिया और स्वयं उस क्षेत्र में बस गए। वुसुन जाति के हत राजा के पुत्र ने एवीची जाति से प्रतिशोध लेने के लिए हुंगणु जाति की सहायता से आक्रमण कर दिया, शकों को परास्त किया और बैक्टीरिया क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार कर लिया। शकों से इन्होंने बैक्टीरिया जीत लिया। यूची जाति के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी इतिहासकारों के विवरणों से, जिसे हम बात करते हैं चीन के जो ग्रंथ हैं, इतिहास ग्रंथ है चीन के, हाउ आंसू और शियन हांसू, हान वंश का प्रारंभिक इतिहास और हान वंश का उत्तरवर्ती परवर्ती इतिहास, इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। जो पानकू ने प्रथम हान वंश का इतिहास लिखा है वो लिखता है कि आक्सस नदी घाटी में राज्य स्थापित होने के बाद यूची जाति की घुमंतु या खानमदोश प्रति समाप्त हो गई और वो क्रमशः 5 प्रादेशिक इकाइयों अर्थात शाखाओं में विभाजित हो गई, जिन्होंने कालांतर में भारत में प्रवेश किया और यहाँ कुषाण राज्य की स्थापना की। भारत में जो आप देखते हैं कि विभिन्न जो कबीले थे, 5 जो कबीले थे यूची जाति के, उन 5 कबीलों में जो एक प्रमुख कबीला था कुई सुआंग, ये कुई सुआंग ही कुषाण कबीला था। और इन कुषाण कबीले का जो मुखिया था, जो नेता था, नेतृत्व करता था, वो था कुजुल कडफिसेज। और उसने संपूर्ण यूची जाति को एकता में, अपनी अधीनता में उसको एक किया, उसको मिलाया और एक विस्तृत साम्राज्य का वो अधिपति बना। सभी कबीलों को आपस में जो हुई यूची जाति के थे उनको सबको सम्मिलित एकीकृत रूप देने का कार्य किया कुजुल कडफिसेज ने। हम बात करते हैं कुषाणों का प्रारंभिक इतिहास और पहला जो शासक है कुषाण वंश का वह है कुजुल कडफिसेज। कुजुल कडफिसेज एक शक्तिशाली और पराक्रमी शासक था। उसने अपने वंश की 4 अन्य उपशाखाओं को अपने राज्यों में सम्मिलित करके मिला लिया और उन पर 4 शाखाओं का, फिर इसके बाद में हमें कोई भी जो यूची जाति के कोई कबीलों का अस्तित्व हमें दिखाई नहीं देता है। और
कुषाण शब्द का प्रयोग होने लगा। कुजुल कड़फिसेज अब संयुक्त विशाल राज्य का स्वामी बन गया। वंशीय राज्यों के विलय के पश्चात कुजुल कड़फिसेज की शक्ति काफी बढ़ गई और उसने राज्य विस्तार के क्रम को आगे बढ़ाया। चीनी इतिहास ग्रंथ हाउ आंशु के अनुसार कड़फिसेज ने पार्थिया के राज्य पर आक्रमण किया और काओफू अर्थात काबुल और योता अर्थात आरकोशिया को जीत लिया और किपिन अर्थात हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण के भाग को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार गोंडो फर्निच के बाद निर्बल हुए पार्थियन राज्य के बड़े प्रदेशों को कुजुल कड़फिसेज ने अपने नेतृत्व में छीन लिया और उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। काबुल घाटी में हिंद यूनानी शासक हर्मियस अर्थात काबुल के क्षेत्र में इंडो ग्रीक शासक जो था हर्मियस, उसके सिक्के मिलते हैं, उसकी मुद्राएं मिलती हैं और इस मुद्राओं पर कुजुल कड़फिसेज और हर्मियस दोनों के नाम मिलते हैं। अब इनके दोनों के नाम क्यों मिलते हैं एक साथ, इसको लेकर इतिहासकारों में थोड़ा मतभेद है। कुछ कहते हैं कि कुजुल कड़फिसेज हर्मियस का उसकी अधीनता में शासन करता था, बाद में वो स्वतंत्र हुआ और उसने काबुल घाटी पर अधिकार कर लिया। कुछ ये कहते हैं कि दोनों मित्र थे और दोनों ने संयुक्त रूप से सिक्के जारी किए। खैर जो भी हो, लेकिन हर्मियस के बाद जो कुजुल कड़फिसेज था उसने काबुल तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार गंधार तक्षशिला तक का क्षेत्र भी कुजुल कड़फिसेज के अधिकार में था। तक्षशिला से प्राप्त उसकी मुद्राओं और 136 तिथियुक्त के अभिलेख पर महाराजाधिराज देवपुत्र के आधार पर माना जाता है कि कुजुल कड़फिसेज का राज्य आक्सस नदी से तक्षशिला तक विस्तृत था, जिसमें संपूर्ण बैक्ट्रिया, काबुल घाटी, संपूर्ण अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान और गंधार शामिल था। विशाल राज्य की स्थापना के बाद कुजुल कड़फिसेज ने यूची जाति की जो परंपरागत उपाधि थी यबगु, उसको त्याग दिया और उसके स्थान पर महाराजाधिराज की बाहरी भरकम उपाधि धारण की और उसको अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। कुजुल की प्रवर्ती मुद्राओं पर दो प्रकार के उसकी उपाधि देखने को मिलती है। पहली है महतस कुषाण कुजुल कड़फसज या महरजस रज तिरजस कुजुल कफस। कुजुल की कुछ मुद्राओं पर सत्य धर्म में स्थित लिखा हुआ मिलता है, जो इस बात का सूचक है कि कुजुल कड़फिसेज ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कुजुल की केवल तांबे की मुद्राएं सिक्के ही प्राप्त होते हैं और उस पर आगस्टस की नकल पर कुजुल की आकृति अंकित है। चीनी इतिहास ग्रंथ ये बताते हैं कि कुजुल की मृत्यु 80 वर्ष की दीर्घ आयु में हुई थी। तो हम जब कुजुल कड़फिसेज के शासनकाल की बात करते हैं तो कुजुल कड़फिसेज का शासनकाल आता है प्रथम सदी ईस्वी, अर्थात 15 ईस्वी से लेकर 60 ईस्वी के मध्य, अर्थात 45 वर्ष तक कुजुल कड़फिसेज ने कुषाण राज्य पर शासन किया था। दूसरा शासक है विम कड़फिसेज। कुजुल कड़फिसेज की मृत्यु के बाद उसका जो उत्तराधिकारी बना उसका पुत्र विम कड़फिसेज बना और उसका नाम का उल्लेख दस्ते नावूर अभिलेख एवं रबटाक अभिलेख में मिलता है। रबटाक अभिलेख में ओइमोटाक्टू विम प्रथम को कुजुल कड़फिसेज विम कड़फिसेज कनिष्क की भांति साओ अर्थात राजा कहा गया है। विम कड़फिसेज का जो नाम मिलता है चीनी इतिहास में उसे येन काओ चेन कहा गया है। विम कड़फिसेज को येन काओ चेन कहा गया है। भारत में कुषाण राज्य की स्थापना करने वाला विम कड़फिसेज ही था, जिसके पुष्टि निम्न बातों से होती है। हम बात करते हैं।
पहला, उसकी मुद्राएं पंजाब तथा मथुरा तक भीम की मुद्राएं अर्थात सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। पूर्व में गाजीपुर और बिहार तक भी उसकी सिक्काएं अर्थात मुद्राएं प्राप्त होती हैं। चीनी इतिहास ग्रंथ हाउ आंशु का उल्लेख है कि भीम ने तिएनचु अर्थात भारत को जीता था, और इस तिएनचु का समीकरण अधिकांश विद्वानों द्वारा सिंधु द्वारा सिंचित पंजाब के क्षेत्र से उसकी पहचान की जाती है। मथुरा के निकट माट नामक गांव से एक मूर्ति मिलती है जिस पर एक लेख अंकित है। महाराजाधिराज देवपुत्र कुषाण पुत्र शाही वेम तक्षमा अंकित मिलता है। के.पी. जायसवाल इस लेख के वेम का समीकरण भीम कटविशेष से ही करते हैं। इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भीम कटविशेष का साम्राज्य भारतीय सीमा में पूर्वी उत्तर प्रदेश तक विस्तृत था, यानी हम उसके साम्राज्य को भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भीम कटविशेष का साम्राज्य विस्तार था। कनिष्क के प्रारंभिक लेख सारनाथ कौशाम्बी से प्राप्त हुए हैं जो अनुमानतः भीम कटविशेष नहीं जीते थे। पश्चिम में उसका साम्राज्य पार्थिया तक विस्तृत था जिसमें अफगानिस्तान, अफगानी तुर्किस्तान, बुखारा और रूसी तुर्किस्तान शामिल था। मौद्रिक और अभिलेख के साक्ष्यों में भीम कटविशेष को राजाधिराज माहेश्वर सर्वलोकेश्वर उपाधियों से विभूषित किया गया है। माहेश्वर की उपाधि लेने से यह प्रमाण है उसका कि भीम कटविशेष शैव धर्म भगवान शिव का भक्त था, वो शैव मतानुयायी था। उनकी मुद्राओं पर, उसके सिक्कों पर त्रिशूल, नंदी, शिव जी की प्रतिमा आकृति अंकित मिलती है। कुजुल कटविशेष बौद्ध धर्म का अनुयायी था। भीम कटविशेष शैव धर्म का अनुयायी था। इन बातों से स्पष्ट होता है कि कुषाण प्रारंभ से ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति के रंग में रंग चुके थे। भीम कटविशेष ने ताम्र मुद्राओं के साथ ही स्वर्ण मुद्राओं का भी प्रचलन किया। इससे पहले यूक्रेटाइडिज और मिनेंडर जैसे कुछ शासकों ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। संभवतः रेशम मार्ग जो व्यापारिक दृष्टि से संपन्न मार्ग था, उस मार्ग पर अधिकार हो जाने के कारण भीम कटविशेष के शासनकाल में जो आर्थिक समृद्धि, व्यापारिक समृद्धि आई, उसके कारण स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की काफ़ी प्रचलन में थी, सोने की प्रचुरता थी। इसके कारण उसने बड़े पैमाने पर सोने की मुद्राएं अंकित करवाई। भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के, स्वर्ण मुद्राएं जारी करने का श्रेय भीम कटविशेष को ही जाता है। उसके जो सोने का जो सिक्का है वो यूनानी मुद्रा से प्रभावित है और उसका तोल है 124 ग्रेन। उसकी उपाधि महाराज, राजाधिराज, सर्वलोकेश्वर, माहेश्वर के साथ ही उसकी मुखाकृति अंकित है। कुछ मुद्राओं में से बैठी अवस्था में बादलों से प्रकट होते हुए दिखाया गया है। सर्वलोकेश्वर से दैवीय विरुद्ध का संकेत मिलता है कि शायद भीम कटविशेष अपने दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करता था। कुछ मुद्राओं पर उसे भीम कटविशेष को यज्ञ में आहुति देते हुए भी दिखाया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रारंभिक जो कुषाण वंश है, कुषाण जो जाति है, जो चीन के पश्चिमोत्तर में रहने वाले घुमक्कड़ और खानाबदोश जाति थी और अन्य लड़ाकू और घुमंतु खानाबदोश जातियों द्वारा पराजित करने के बाद वहाँ से निकट राज्य छोड़ने के लिए, क्षेत्र छोड़ने के लिए बाध्य हुई और वहाँ से निकलते हुए बैक्टीरिया, कफिसा, ईरान, अफगानिस्तान, पंजाब होते हुए उन्होंने भारत में एक विस्तृत राज्य की स्थापना की, जिसमें भीम कटविशेष के समय तक भी हम देखते हैं कि आक्सुस नदी से लेकर, जिसमें ईरान का भाग, अफगानिस्तान, कुछ तुर्किस्तान का भाग, पंजाब, सिंधु, काबुल, गंधार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक का
क्षेत्र उनके अधीन था। और भारत में जो एक विशाल विस्तृत कुषाण साम्राज्य और बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में अगले वीडियो में हम बात करेंगे कनिष्क सम्राट कनिष्क की। धन्यवाद।